थैंक यू सो मच मेजर गौरव आर्या, आपने हमें टाइम दिया। जी थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा मेजर गौरव आर्या कि हाल ही में अमेरिका की एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक तंजीम है, यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, उसकी एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में इंडिया के हवाले से बहुत ज्यादा खदशात, बहुत ज्यादा कंसर्न शो किए गए और भारत को उन ममालिक की लिस्ट में शामिल किया जाए जहां पे अकलीतों के साथ मुजालिम होते हैं, जहां पे अकलीतों को मजहबी आजादियां नहीं है। वो रिपोर्ट मैंने भी पढ़ी थी और अथर जी मुझे तो ये क्लियर नहीं है कि कौन सी आजादी की बात कर रहे हैं, खासतौर से मुस्लिम्स की कौन सी आजादी छीन ली। नमाज पढ़ने की, रोजा रखने की आजादी, या फिर हज पे जाने की आजादी, या वो सारे फराइज जो एक मुसलमान के होते हैं जिसकी वजह से वो मुसलमान जाना जाता है, इसमें से कौन सी चीज रोक दी? यही तो मना करा है कि मस्जिदों में कॉन्ग्रीगेट मत करिए। एक और चीज है, कोरोना वायरस के बाद हुआ था और यहाँ पे मंदिर भी बंद है, मेरे घर के बगल में है मंदिर और मस्जिद दोनों, तो दोनों चीजें बंद हैं। तो कौन सी ऐसी चीज मैं अभी तक समझ में नहीं पा रहा, अगर आप मुझे बता दें तो मैं एक्सप्लेन कर पाऊं कि ये हक है मुसलमान का जो रोक दिया था। अच्छा, उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि सिस्टमैटिक तरीके से थ्रू आउट 2019 इस तरह के फैसले किए गए जिससे मुसलमानों के खिलाफ लोगों के जज्बात भड़के और मुसलमानों पे हमले हुए, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस तरह कश्मीर में जो सूरत हाल है, जो आर्टिकल 370 रिवोक किया, उसके बाद बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया। तो रिपोर्ट की मैं आपको एक छोटा सा हिस्सा पढ़ के सुनाता हूं। द रिपोर्ट सेज throughout 2019 गवर्नमेंट एक्शन इंक्लूडिंग द सीईए, जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, उसके बाद कंटिन्यूड इन्फोर्समेंट ऑफ स्लॉटर, एंटी कन्वर्जन लॉज, अपना मजहब तब्दील करने की जो कानून है, एंड द नवंबर सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन बाबरी मस्जिद क्रिएटेड ए कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी फॉर नेशन वाइड कैंपेन्स ऑफ हरासमेंट एंड वायलेंस अगेंस्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज। तो ये जो सारी चीजें हैं कि मजहब आप चेंज नहीं कर सकते, गाय को जबा नहीं कर सकते, बाबरी मस्जिद का फैसला, इन सब चीजों की वजह से एक ऐसा माहौल बना भारत में कि मुसलमानों को वहां पे इस वक्त काफी ज्यादा परेशानी का सामना है। जी, एक एक करके अथर जी एक एक करके ले लेते हैं। सबसे पहले बाबरी मस्जिद की बात कर लेते हैं। 1992 6 दिसंबर में बाबरी मस्जिद ढाया गया था, तोड़ा गया था, और तब से उसके पहले से केस तो 100 साल पुराना केस है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि साहब ये जमीन हिंदुओं की है। देखिए, हिंदू ये मानते हैं और हमारा ये विश्वास है कि जहां पे मस्जिद बनाया गया वहां पे, और मंदिर के वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट भी पेश करी गई, तो बड़ा साइंटिफिक चीज थी। हाँ, काफी ऐसे मुस्लिम्स हैं जिनको बुरा लगा, लेकिन काफी ऐसे मुस्लिम्स हैं जिन्होंने इसको वेलकम भी करा। उन्होंने बोला देखिए, मस्जिद, पहली बात, इस्लाम ये कहता है कि डिस्प्यूटेड जगह पे मस्जिद नहीं हो सकता वहां पे आपको नमाज नहीं देनी चाहिए जहां पे डिस्प्यूटेड है। वो जगह वो थी जहां पे प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। हमारा ये मानना है कि वहां पे श्री राम का जन्म हुआ था, जो हमारे भगवान है, और इसीलिए बाबर का एक जो सिपा सालार था या उसका कोई जनरल था, उसने आके वो मंदिर तोड़ा, उसके ऊपर बाबरी मस्जिद बनाई, और वो बाबरी मस्जिद काफी समय से बंद है। अंग्रेजों के टाइम से इसका मामला चलता आ रहा है। तो राजीव गांधी के टाइम पे जब वो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने वो ताला वाला खुलवाया और तो डिस्प्यूट और आगे बढ़ गया है इसके। लेकिन सच यही है कि वहां पे मंदिर है, आज भी मंदिर है, और वहीं पे अब एक विशाल मंदिर बनने वाला है, पहली बात। दूसरी बात, जो सीएए है, मैंने आपको भेजा भी था सीएए के डॉक्यूमेंट्स, और मुझे नहीं समझ में आता, इंडिया में भी बहुत लोग हैं जो सीएए के खिलाफ आज भी हैं, और दुनिया में तो हैं ही लोग, पर मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया अथर जी कि क्यों खिलाफ हैं। अगर इंडिया ये कहना चाहे कि भाई जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये बांग्लादेश और पाकिस्तान तो हमारे नेबर हैं, अफगानिस्तान इमीडिएट नेबर नहीं है लेकिन हमारी नेबरहुड में तो है, जिसको अगर हम दुनिया को एक गली मोहल्ला बोले तो भाई हमारे गली मोहल्ले में तो है अफगानिस्तान। अगर लैंड हमारा बॉर्डर नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे आसपास है। अगर वहां के हिंदू, जिनकी एक पॉपुलेशन थी पाकिस्तान में, पार्टीशन में 47 में पार्टीशन हुआ, 47 में 24% पॉपुलेशन थी, अब वहां पे 2 या 2.5% पॉपुलेशन रह गई है। तो हम लोगों की इस चीज की फिक्र है। हम लोग क्या कह रहे हैं
यही तो कह रहे हैं कि वहां पे जो हिंदू हैं वो यहाँ पे आ जाएं। अच्छा, इसमें कंसर्न ये है मेजर साहब कि उस सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो है, शहरियत हासिल करने का एक्ट, मैं अपने पाकिस्तानी व्यूअर्स के लिए बताना चाहता हूं, उसमें जो कंसर्न पूरी दुनिया में जो जाहिर किया जा रहा है वो ये कि उसमें आप लोगों ने लिखा है कि जी अगर आप हिंदू हैं तो आपको भारत की नेशनैलिटी मिल जाएगी, अगर आप ईसाई हैं तो आपको मिल जाएगी, अगर आपका कोई और मजहब है तो मिल जाएगी, सिर्फ मुसलमानों को उसमें से एक्सक्लूड कर दिया। क्या मुसलमानों पे जुल्म नहीं होता अगर कोई ऐसा मुसलमान हिंदुस्तान में आ जाए, असाइलम क्लेम करे, तो आप उसको क्यों नहीं शहरियत देंगे? ये अतर जी थोड़ा सा गलत है, ऐसा नहीं है। उसमें दो बातें हैं। एक तो डेट दी गई है 31 दिसंबर 2014। उस 31 दिसंबर 2014 के पहले जो इंडिया में आ चुके हैं, ये पहली बात उनके लिए है। दूसरी चीज, उसमें मुसलमानों को ये नहीं बोला है कि आप मुसलमान हैं इसलिए आपको शहरियत नहीं मिलेगी। सबके लिए, अगर कोई हिंदू अमेरिका से भी हमारी सिटीजनशिप लेना चाहता है, इंडिया की, मॉरिशस से लेना चाहता है, साउथ अफ्रीका से लेना चाहता है, बर्मा से लेना चाहता है, श्रीलंका से लेना चाहता है, उसको भी 11 साल लगेंगे। ये हिंदू मुस्लिम वाला मामला नहीं है, ज्योग्राफी का मामला है, ये इलाके का मामला है। तो उसमें 3 मुल्कों के लिए है, ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। अब सीएए जो है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसके लिए बहुत लोग हल्ला कर रहे हैं, और हिंदुस्तान में तो मैं बता रहा हूं 90% लोग इसमें सिर्फ सियासी इख्तलाफात हैं उनके, उन्होंने पढ़ा हुआ है ये, राइट। हम पाकिस्तानी को ये कह सकते हैं कि ठीक है साहब, हिंदुस्तान का लॉ है, व्हाई शुड ही वेस्ट हिज टाइम रीडिंग इट, वो अपना लॉ पढ़ेगा, हमारा क्यों पढ़ेगा। लेकिन जो हिंदुस्तानी है वो तो खैर उनका सियासी मामला है पूरा। इसमें क्या कहा गया है कि जो हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं या कोई भी और है, उनको हमने डिस्काउंट दिया है 5 साल का। आप जाते हैं, आप भी उसी दुकान से सामान खरीद, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि लोग समझ लें, आप भी सामान खरीदते हैं, मैं भी सामान खरीदता हूं, मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट दे दिया, दैट्स ऑल। इसमें यह कहीं नहीं कहा कि मुसलमानों को नहीं मिलेगी, ऑलरेडी लॉज एग्जिस्टिंग है कि आपको मिल जाएगी। और इसमें यह नहीं कि हिंदू पूरी दुनिया के, हिंदू भी 3 जगह के। और वो 3 मुल्कों का नाम क्यों लिया है? 3 मुल्कों का नाम यह लिया है क्योंकि वो एक समय पे, या तो 47 के पहले या कई 100 साल पहले, इन केस ऑफ अफगानिस्तान, वो इंडिया का हिस्सा थे और यहां पे हिंदू पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। और आखिरी चीज मैं इसमें कहना चाहता हूं, सॉरी मैं बहुत ज्यादा वक्त ले लिया मैंने, अतर जी, अगर कोई पाकिस्तानी मुस्लिम कहता है कि मुझे इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए या इंडिया की मुझे शहरियत चाहिए सीए के, क्योंकि सीए पाकिस्तान को तो लेकर है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, तो ये मुझे बड़ी हैरानकुन सी बात लगती है। आपका मुल्क बना 1947 में, क्यों? क्योंकि 2 नेशन थ्योरी, हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, एक अलग से मुल्क चाहिए। मुस्लिम्स को ऑलरेडी एक अलग मुल्क मिल गया, फिर वहां के मुस्लिम यहां वापस क्यों आना चाहते हैं? वो तो एक अमन का गहवारा है, वो तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, उसमें तो इस्लाम का राज है, उसमें तो प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति से लेकर आर्मी चीफ से लेकर चीफ जस्टिस सभी मुसलमान हैं। तो उसमें से देखें, उसमें आर्ग्यूमेंट सिर्फ ये है कि जो आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं दूसरे खुसूसन मुसलमानों के खिलाफ, और एक ये भी आर्ग्यूमेंट सामने आता है कि जो आपका अखंड भारत का ख्वाब है, कि अभी भी आप ये समझते हैं कि जो हिंदू जिधर भी आबाद है, चाहे अफगानिस्तान में है चाहे पाकिस्तान में है, वो सब हिंदुस्तान का हिस्सा है और अखंड भारत जो है उसका हिस्सा है। तो ये एक आर्ग्यूमेंट उसमें आता है जो इतराज करते हैं। अच्छा, मैं इसी हवाले से आपसे आगे से पूछूंगा, इसके साथ साथ एक मिनट अधर जी, इसके पहले अगले सवाल पे जाएं। सीएए अलग है, अखंड भारत अलग है। सीएए का अखंड भारत से कोई चीज नहीं। और मैं तो ये चाहूंगा कि जो पाकिस्तान में मुसलमान हैं, पाकिस्तान के जो मुस्लिम्स हैं, मैं उनको ये बोलूंगा, जो मेरे भाई बहन देख रहे हैं प्रोग्राम, उनको तो ये बोलना चाहिए कि ये तुम्हारा सीए, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। उनको ये कहना चाहिए कि पाकिस्तान तो तुमसे बहुत अच्छा है, हमें क्यों आना है इंडिया, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी सिटीजनशिप, भागो यहां से। वो नहीं आना चाह रहे, उनको फिक्र है कि जो आपके मुल्क में मुसलमान हैं, जो माहौल आप पैदा कर रहे हैं, उनकी जिंदगियां वहां पे तक नहीं साहब, हम जो इंडिया में मुसलमान है वो तो सीए के लिए है ही नहीं। सीए तो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए, इंडिया के मुसलमानों का सीए से कोई लेना देना नहीं। उसका एक्चुअल नाम जो था वो फॉरेन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट रखना चाहिए था इंडियन गवर्नमेंट को। वो गवर्नमेंट ने वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट, फॉरेन सिटीजनशिप, तो उससे क्लियर हो जाता कि हम फॉरेनर्स की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान तो हिंदुस्तान का ही है, उसके बाप दादा यहीं पे दफने हैं, तो वो कहां जाएगा? वो उसने तो यहीं पे रहना है, उसकी मट्टी है ये एक नया सवाल उठाता है। आपने कहा कि हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान का ही, अब सीए के साथ एक एनआरसी भी है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। अब उसको आप इससे अलहदा नहीं देख सकते। जब आप लोगों ने आसाम में रजिस्टर निकाला, उसकी लिस्ट आई, उसमें से तकरीबन 20 लाख लोगों को आपने गैर भारतीय करार दे दिया, उनकी सिटीजनशिप ऑलमोस्ट वापस ले ली, और उनमें से मेजॉरिटी मुसलमानों की है। तो अब अगेन ये जो दोनों चीजें मिलके आप जो है मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं।
जी, एनआरसी का ये मामला है कि जैसे आपके यहाँ नाडरा है ना, पाकिस्तान में नाडरा है ना, नाडरा डिसाइड करता है कौन पाकिस्तानी है कौन नहीं है। इंडिया में नाडरा जैसा कुछ नहीं, तो इंडिया कुछ बना रहा है। क्या असम में जो काउंटिंग हुई थी सिटीजन्स की एनआरसी के तहत, क्या वो परफेक्ट थी? नहीं, वो परफेक्ट नहीं थी। क्या उसमें गलतियां थी? जी हाँ, उसमें कई गलतियां थी, क्योंकि हम लोग पहली बार कर रहे हैं ऐसा। मतलब पहली बार नहीं कर रहे इन द सेंस कि असम में ही हुआ है एक अलग जगह। असम में बहुत बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन है। असम में जो है ना मामला, मैं आपको बताता हूं, वहां के जो लोग थे, और असम इज अ हिंदू मेजोरिटी स्टेट। असम के हिंदुओं ने बोला कि बांग्लादेश से कोई ना आए, ना मुसलमान आए, ना हिंदू आए। असम का मामला कुछ अलग है बिल्कुल मामला। इंडिया में जो एनआरसी लागू होने की बात चल रही है, उसमें आपको 15 डॉक्यूमेंट्स, 15 से भी ज्यादा, 15 या 20 डॉक्यूमेंट्स मुझे याद नहीं है, ऐसा आप दे सकते हैं। आप अपना राशन कार्ड दे सकते हैं, आप अपना आधार कार्ड दे सकते हैं, आपकी यूनिक आइडेंटिटी है, नेशनल आइडेंटिटी, जैसे आपका भी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होता है, आधार कार्ड आप दे सकते हैं, आप अपना पैन कार्ड दिखा सकते हैं, आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखा सकते हैं, आप बच्चे के स्कूल का सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं, आपका कोई लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी है वो दिखा सकते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस की पॉलिसी। 15 चीजें हैं जो आप दिखा सकते हैं। और अगर कुछ भी ना हो आपके पास, कुछ भी ना हो, फिर भी वो ये फैसिलिटी आपको देता है कि भाई अगर आप गांव के रहने वाले हैं, गांव की पंचायत लिख दे, या पंचायत भी नहीं लिखती तो गांव के 3 बंदे ये कह दें कि साहब ठीक है, गौरव आर्या जो है या अतर काजमी साहब जो है ये इस गांव के हैं, हम इनकी कहानी खत्म। अगर कोई ऐसा बंदा बोले कि जी मेरे पास 20 डॉक्यूमेंट में से एक डॉक्यूमेंट भी नहीं है। इंडिया में, आपको पता नहीं पाकिस्तान में ऐसा होता है कि नहीं, इंडिया में अगर आपको फोन का सिम कार्ड भी लेना है ना, मोबाइल फोन का, आपको उसके लिए भी डॉक्यूमेंट देनी पड़ती है। आप उसके बिना आपको फोन का सिम कार्ड नहीं मिलता। यानी कि वो 20 लाख लोग हैं जो आप असम की बात कर रहे हैं, उनके किसी के पास फोन भी नहीं है, मोबाइल फोन एक छोटा सा नोकिया का। इट्स नॉट पॉसिबल। तो मैं, ये जो लोग कहते हैं ना, मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सरसाइज हमारी बहुत परफेक्ट हुई है और हमने बड़े जी तीर उड़ा दिया हवा में, ऐसा कुछ भी नहीं है, गलतियां हुई हैं उसमें। लेकिन कोई ये बोले कि इसमें कोई अल्टीरियर मोटिव है मुस्लिम्स को टारगेट करने का, तो मुझे नहीं लगता ये बात ठीक है, ये जायज बात नहीं है। अच्छा, उसमें मेजर साहब आर्ग्यूमेंट ये है ना कि जो माहौल पैदा कर दिया है मोदी सरकार ने भारत में, वहां पे फेयर ट्रीटमेंट की आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि मुसलमानों को फेयर ट्रीटमेंट मिलेगी। मैं थोड़ा सा इसी रिपोर्ट की तरफ वापस आता हूं और आसाम के हवाले से बात करता हूं कि रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट का जिक्र आया, आपने भी सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया। आसाम के हवाले से एक आपकी भारत की सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट है, उसमें वो उन्होंने जिक्र किया है कि आसाम में आईएसआई और मुसलमान ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बहुत ज्यादा मशरूम हो चुकी हैं, तो वहां पे इन्फिल्ट्रेशन है। तो ऐसा लग रहा है कि आपकी सबसे आला अदालत है जिसके पहले फैसले पाकिस्तान में पढ़ के सुनाए जाते थे, अब वो भी हिंदू नेशनलिज्म की मेंटालिटी है उससे मुतासिर हो गई है। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर मैं अथर जी आपको बताऊं, इंडियन सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल अलग है। आप इंडियन सुप्रीम कोर्ट का हवाला सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, वॉशिंगटन में भी दिया जाता है, लंदन में भी दिया जाता है। और कोई ये नहीं कह सकता कि हमारी जो कोर्ट है वो किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे पाकिस्तान में नवाज शरीफ की पार्टी के, आपके नून लीग के जो जियाले थे, वो सुप्रीम कोर्ट में चढ़ दौड़े, उन्होंने जजेस को चेंबर से निकाल निकाल के मारा था। कुछ 10 साल पहले हादसा हुआ था, उससे पहले जब नवाज शरीफ वाज देयर। तो मैं आपको बताता हूँ, इंडिया में कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। एक आपने नाम भूल गया उस लेडी का, मैं, बड़ा भला सा नाम था, शी वाज अ मुस्लिम लेडी। तो उसके जब हस्बैंड ने उसको तलाक दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई इसको मेंटेनेंस मिलना चाहिए, अपने हस्बैंड से एक मेंटेनेंस मिलना चाहिए, राइट। राजीव गांधी की सरकार थी, उसने सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि राजीव गांधी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, भाई यहां पे तो पार्लियामेंट सुप्रीम है इंडिया में, उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट, वो बानो करके कुछ लेडी का नाम था, क्या बानो था उसका, बड़ा भला सा नाम था, भूल गया मैं। तो राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को ओवररूल कर दिया और बोला कि नहीं, ये मेंटेनेंस नहीं देगी। अब जैसे काफी लोग कहते हैं ट्रिपल तलाक, ट्रिपल तलाक, आप बताइए क्या पाकिस्तान में चलता है ट्रिपल तलाक? तो सुप्रीम कोर्ट की आर्ग्यूमेंट थी अथर जी, सुप्रीम कोर्ट की आर्ग्यूमेंट जो कि एक हिंदू लॉयर ने दी थी, उसने बोला था कि कुरान की रोशनी में क्या सही है, ट्रिपल तलाक कुरान की रोशनी में गलत है। क्यों? क्योंकि उसमें एक मुद्दत, एक समय दिया जाता है। आप पहले तलाक देंगे, उसमें वेटिंग होती है, फिर दूसरी बार तलाक बोलेंगे, उसमें वेटिंग होती है। ये कुरान शरीफ में लिखा है, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस था। यहां पे क्या, आपने एसएमएस भेजा, तलाक तलाक तलाक, औरत को घर से लाओ, ऐसे थोड़ी ना आप कर सकते हैं।
यू अच्छा, कैन डू दैट। उसमें ये ना कि अब मुसलमानों को साथ लेके क्यों नहीं चलते? वो क्या, अगर एक हिंदू लॉयर समझ गया कुरान को, क्या मुसलमान नहीं समझते? उनका क्या इख्तिलाफ है? फिर वो क्यों इतना ज्यादा प्रोटेस्ट करते हैं? मेजर साहब, कुछ ना कहीं तो कुछ खराबी हो रही है ना, कि जो सिटीजन एक्ट हो गया, एनआरसी हो गया, ये तलाक वाला मसला हो गया, हर जगह पे मुसलमानों की रिजर्वेशंस हैं। देखिए, आप अगर कोई लॉजिकली अतर जी मुझसे आर्ग्यू करे, ठीक है, कोई अगर मुझसे बंदा इंडियन मुस्लिम बोले कि साहब मेजर साहब ये 4 चीजें हैं, मैं इस मामले पे डिस्कस करना चाहता हूं, तो मैं उससे बहस कर भी सकता हूं। कोई बोले कि नहीं मुझे वहम है, तो मैं वहम का इलाज नहीं कर सकता, वो मेरे पास नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल सीए, इंडिया में र्यूमर ये फैल गया कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो भारतीय मुसलमानों के लिए है, उनकी शहरियत चली जाएगी। एनआरसी का तब जिक्र ही नहीं था, वो बाद में आया। तो पहले तो ये समझाना पड़ा कि भाई आपके लिए है ही नहीं, ये तो जो पाकिस्तान के जो हिंदू हैं या सिख हैं या बौद्ध हैं, अदर माइनॉरिटीज हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान की, उनके लिए। तो ऐसे कई र्यूमर्स, और मुझे लगता है कि सरकार को, मोदी जी को थोड़ा सा इसमें मेहनत करके ना लोगों के साथ कम्युनिकेशन बेहतर बनाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में चूक गए हैं। अच्छा, और मैं एक और जी जी प्लीज जी बोलिए। अच्छा, मैं मैं आपसे क्या हो गया मेरे जी। मैं एक और चीज पूछ रहा हूँ। आपने मोदी जी का जिक्र किया। अब जो अमेरिका की रिपोर्ट आई है रिलीजियस फ्रीडम्स के हवाले से, मजहबी आजादियों के हवाले से, इससे पहले 16 साल पहले, 16 इयर्स पहले इसी तरह की रिपोर्ट आई थी इंडिया के बारे में, जिस वक्त मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, और गुजरात के हवाले से वो रिपोर्ट आई थी। अब मोदी जी अगेन प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इस तरह की रिपोर्ट आई है। तो देयर इज ए क्लियर लिंक कि व्हेन एवर मोदी साहब इज इन पावर, मुसलमानों की जिंदगी अजाब बन जाती है। नहीं, मैं आपको बताता हूं, अमेरिका को, चाहे फोर्ड फाउंडेशन हो या कोई भी अमेरिकन एजेंसी हो, इवन वॉइस ऑफ अमेरिका जो कि एक रेडियो स्टेशन है, ये सब इस्तेमाल करती है अमेरिका अपनी फॉरेन पॉलिसी के लिए। मैं आपको बताता हूं इनको दिक्कत क्या है, अमेरिका को दिक्कत क्या है। ये प्रॉब्लम पाकिस्तान ने भी फेस करी है, राइट। जब कभी पाकिस्तान ने अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करी, क्या अमेरिका को दर्द हुआ? बिल्कुल हुआ। तो आपको भी कहते हैं डू मोर, आपके जर्नल सुन लेते हैं, हमारे वाले सुनते नहीं है। तो मैं आपको बताता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल एमजे अकबर साहब, जो कि एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, मोदी साहब की गवर्नमेंट में वो कैबिनेट मिनिस्टर भी थे। और एमजे अकबर साहब की तो किताबें हमने पढ़ी है ना, जब हम कॉलेज टाइम से थे तब से। एमजे अकबर बहुत बड़े एक फॉरेन सर्विसेज के भी थे हमारे, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। उनकी किताबें राइट आफ्टर राइट। तो ये जो चीजें है ना अथर जी, जो लोगों के आमतौर से हैं कि मोदी आया तब से दंगे होने शुरू हुए पाकिस्तान में। अक्सर ये मैं कई पाकिस्तानी से बात करते हो, कहते हैं पाकिस्तानियों को इस मामले में पता ही नहीं है। 1947 से जो दंगे थे ना, 2002 में हुए गुजरात के दंगे, जिसकी आप पहली बात कर रहे हैं, 2002 के बाद दंगे नहीं हुए। रादर देन सेइंग कि मोदी जब आता है दंगे होते हैं, मोदी के आने के बाद दंगे हुए ही नहीं। जो हुए थे 2002 में, जब मोदी के 2 या 3 महीने हुए थे, चीफ मिनिस्टर हुए, तो उस समय के बाद दंगे हुए नहीं इंडिया में। जो थोड़े मोड़े यहाँ पे मारपीट दिल्ली में हुई थी प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के आसपास, वो भी इट वाज मैन्युफैक्चर्ड वायलेंस, वो कोई रियल वायलेंस नहीं था, वो भी मैन्युफैक्चर्ड था। उसके अलावा आप बता दीजिए, हिंदुस्तान में एक केस 2002 की बात करते हैं ना, गोधरा की राइट्स की, अब 2002 से अब 2020 हो गया है, 18 साल हो गया। अब 18 साल में एक वाकया बता दीजिए कि हिंदुस्तान में दंगा, हिंदू मुसलमान की बात कर रहा हूं मैं, नहीं, हिंदू मुसलमान दंगा। उसमें आर्ग्यूमेंट ये है मेजर साहब कि जिस वेव पे आते हैं, वो एंटी मुस्लिम वेव के ऊपर वो पावर में आते हैं, और फिर उसका वो फॉल आउट होता है कि शुरू में हंगामे वगैरह होते हैं, फिर अब आप उनकी अपनी सरकार है, जब आपकी अपनी सरकार होगी तो फिर तो आपकी कोशिश होगी कि थोड़ा सा चीजों को रोका जाए। लेकिन मैं आपको फाइनेंशियल टाइम्स की कल की मैं हेडलाइन पढ़ रहा था फाइनेंशियल टाइम्स में, उसमें लिखा हुआ है इंडिया क्रैक्स डाउन ऑन मुस्लिम्स अंडर कवर ऑफ कोरोना वायरस। ठीक है, तो अब ये फाइनेंशियल टाइम्स जो है, ये आप कह सकते हैं कि अमेरिका की रिपोर्ट जो है वो सियासी बुनियादों पे है, पर अब फाइनेंशियल टाइम्स ये भी बड़ा एक रेप्यूटेबल न्यूज़पेपर है, वो भी ये लिख रहा है कि आप इवन के कोरोना को भी मुसलमानों के खिलाफ यूज करें। जी तो जी और एक और मिसाल मैं आपको दूंगा कि आप लोगों ने मुसलमानों पे इतना जुल्म किया कि वो जो अरब शहजादे जो अयाशी में मसरूफ थे, जिनको मुसलमान कभी याद ही नहीं थे, उन्होंने भी आप लोगों के खिलाफ ट्वीटें करना शुरू कर दी हैं, बयान देना शुरू कर दिए। जी, तो पहली चीज हम लोग, एक तो जो अरब के जो बादशाह और जो भी हैं अकबर आजम वहां के, उनके बारे में सेकंड वे में हम सेकंड उसमें बात कर लेंगे। पहले आप फाइनेंशियल टाइम्स की बात देखिए। फाइनेंशियल टाइम्स का भी आर्टिकल कोई इंसान लिखता है तो हम उसको भगवान ना समझें क्योंकि वो गोरा है। अक्सर ये बात हमारे खित्ते में है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट शामिल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत,
सब लोग कोट करते हैं, वॉशिंगटन पोस्ट में ये लिखा है, न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा है, शिकागो, ये कोई भगवान नहीं, ये भी इंसान है। पहली चीज जो इन्होंने बात करी है कि सब आपने क्रैकडाउन करा है मुस्लिम्स पे, क्रैकडाउन हुआ है तबलीगी जमात पे, क्रैकडाउन मुस्लिम्स पे नहीं हुआ है। कितने परसेंट हैं मुसलमान जो कि तबलीगी जमात के मेंबर हैं? बहुत कम, बहुत कम। तो ये बात गलत है। हाँ, उनकी गोरों की समझ कम है इस मामले में। इंडिया इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स कंट्री, गोरों की समझ बड़ी कम है। उनको किसी ने बोल दिया, कुछ बता दिया, यहाँ के स्ट्रिंगर ने कुछ बोल दिया, उसने आर्टिकल वहां पे लिख दिया। मैं इनको ज्यादा, और इंडिया में इनको कोई सीरियसली नहीं लेता। उसका कारण है इंडिया, अतर जी एक लाइन में अगर, इंडिया इज अ वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कंट्री। हमें किसी गोरे से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि वो हमें बताए सेक्युलरिज्म क्या होती है, हम उसको बताएंगे क्या होती है। हम 130 करोड़ हैं, ठीक है। जितने लोग पूरे अमेरिका में है ना, उससे ज्यादा हिंदुस्तान में एक समय पे लोगों का जुकाम होता है या पेट खराब होता है। तो हमें वो बिल्कुल नहीं बता सकते कि आप क्या कर रहे हैं। दूसरी चीज, जो अरब शहजादी हैं, देखिए ये सब फारिग लोग हैं। मैं फिर कहता हूं पाकिस्तानी भाई बहनों को, आप ये अरबियों को सीरियसली ना लें। इनका भी तेल वेल का दाम गिरने वाला है, फिर ऊंटों पे आने वाले हैं, कैडलैक शैडलैक रोल्स रॉयस चलाते हैं, इनका बंद होने वाला है मामला। कैसे? अब मैं आपको बताता हूं, फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करते हैं। ये है कौन है शहजादी? आपने कभी नाम सुना है इसका? ये प्रिंसेस का आपने नाम नहीं सुना, मैंने भी इसका नाम नहीं सुना है। 1 महीने पहले, 3 हफ्ते पहले आई थी ये। सिर्फ हाउस ऑफ सऊद, मैं पूरे गल्फ और मिडिल ईस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अथरची हाउस ऑफ साउथ की बात कर रहा हूं, जो सऊदी अरेबिया को रूल करते हैं। उसमें 15,000 ये राजे और महारानियां और प्रिंसेस और प्रिंसेस है वहां पे। अगर पूरे गल्फ और मिडिल ईस्ट को मिलाएं, जितने भी वहां पे शेखडम, डेमोक्रेसी तो है नहीं वहां पे एक भी, तो सब ऐसी है वहां पे। इनके तो लाखों में, लाखों में। किसी ने उठा के बोल दिया, अच्छा किसी भी ट्वीट में उसने कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं दिया, वो कहते जी जुल्म हो रहा है। क्या जुल्म हो रहा है आप बताएं, आप फैक्ट्स एंड फिगर्स दें, आप नाम दें, आप डेटा दें। जब पढ़े लिखे लोग बात करते हैं, हम लोग डेटा, हम मैथमेटिकल फिगर्स की बात करते हैं। वो है, उसको क्या करा कि कुछ इंडिया में भी लोग हैं जिनका पेट हर समय खराब रहता है, उनको हर समय प्रॉब्लम है। नल में अगर पानी आ रहा है तो क्यों आ रहा है, नल में पानी नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा, उनको हर समय प्रॉब्लम है। उन्होंने पकड़ लिया इस महारानी को, प्रिंसेस को, जो भी है ये, उसने बोला कि शी इज सेइंग। एक तो इंडिया में ऐसा हो नहीं रहा कुछ जो वो कह रही है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूं जो वो कह रही है वो नहीं हो रहा। दूसरी चीज है, अगर उसने कह भी दिया तो क्या हो गया, तो क्या हो गया? कस्टमर हम हैं, चेक हम काटते हैं, पैसा देके तेल खरीदते हैं। अब हमने अमेरिका से खरीदना शुरू कर दिया। ये हैं कौन ये लोग जो हमें उल्टी सीधी बातें बोलते रहते हैं? और दूसरी चीज सर, जो ये जिस देश की ये है ना, ये प्रिंसेस, वो देश तो हाथ जोड़ के हमें कह रहा है कि साहब डॉक्टर भेजो, हम लोग मर गए हैं। यूएई और कुवैत में तो इंडिया के डॉक्टर, इंडियन आर्मी की टीम गई थी, तो लोगों ने एयरपोर्ट पर तालियां बजाई थी उनके लिए कि साहब आपने कमाल कर दिया। यहाँ से एक्स सर्विसमैन जो है हमारे डॉक्टर, आर्मी मेडिकल कोर के और एयरफोर्स के और नेवी के, उनको वहां पे भेजा जा रहा है। वो लोग कह रहे हैं दवाई दे दो। इनके जो फारिग प्रिंसेस हैं वो कह रहे हैं कि जी वहां पे इस्लामोफोबिया। तो इनको आप, हम इतना सीरियसली नहीं लेते। अच्छा, सीरियसली आप तो नहीं लेते मेजर साहब, लेकिन लाखों इंडियंस जो हैं वो उस वक्त वहां पे जॉब्स कर रहे हैं, और जो इस्लामिक फोबिक उनकी जो ट्वीट्स आ रही हैं इंडियन सिटीजन्स की, और सोशल मीडिया पे जो पैगामात वो लिख रहे हैं, तो बड़ी तादाद में वहां से लोगों को निकाला भी गया है, डिपोर्ट भी किया गया, सिर्फ इस वजह से कि इस्लाम के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ वो सोशल मीडिया पे चीजें लिख रहे हैं। तो आप नहीं समझते कि ये जो सारा माहौल बन गया है, अमेरिका कह रहा है, फाइनेंशियल टाइम्स कह रहा है, अरबी कह रहे हैं, कुछ ना कुछ तो आपको अपने गिरबान में भी हिंदुस्तान को झांकने की जरूरत है ना, कि कहीं ना कहीं खराबी तो है। अथर जी मेरा गिरबान बिल्कुल ठीक है, मैंने झांक के, तब मैं आपको बताता हूँ 2 बातें, ठीक है। ऐसा नहीं कि बड़ी तादाद में लोगों को निकाला है, हाँ कुछ को निकाला है। और मैं तो कह रहा हूं कि इसमें भी अरब देश गलत हैं, जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ हिंदुस्तान में या अरेबिक कंट्रीज में जहर उगला है। आपने डिपोर्ट क्यों करा? आप उनको जेल में डालो, 20 साल जेल में डालो उनको, जो ऐसा जहर उगलता है जेल में डालो। मैं तो कह चुका हूं, हमारे इंडिया में जो नेता जहर उगलते हैं हम कहते हैं उनको जेल में डालो, मेरे ट्वीट्स हैं, मैं तो साफ कह चुका हूं। लेकिन हमारी बात फैक्ट्स पे होनी चाहिए, कानून की रोशनी में होनी चाहिए, फैक्ट्स की रोशनी में होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज है कि ये जो अमेरिका और यूरोप कह रहा है या कोई भी और कह रहा है, मैं इनको क्यों सीरियसली नहीं लेता, मैं आपको बताता हूं। ये पुरानी आर्ग्यूमेंट है, और इमरान खान साहब को भी ऐसे एमनीजिया हो जाता है ना, इमरान खान साहब को भी कभी कभी वो भूल जाते हैं। तो पूछा था किसी ने कि साहब वो चाइना में ना 10 लाख मुसलमानों को कैद किया हुआ है, तो आप उसके बारे में क्या कहते हैं? इमरान खान साहब ने इंटरव्यू में बोला कि मुझे पता ही नहीं इसके बारे में। तो हमें पता है कब लगता है, मुनाफकत कहते हैं ना आप लोगों में एक वर्ड है मुनाफकत, ये मुनाफकत है, ये हिपोक्रेसी है। क्यों? चीन मुसलमानों को इतने बुरी, ठीक है, यहां पे हो सकता है कोई ट्वीट कर रहा हो, ठीक है, हो सकता है कुछ छोटे मोटे हरकतें भी हो गई, 1-2 लोग
मर गए या कुछ हो गया, विच इज कंडेमेबल, नहीं होना चाहिए, जेल में डालो सबको, मैं तो ये कह रहा हूं। चीन ने 10 लाख मुसलमान जेल में डाल दिए, इमामों को डांस करवा रहा है, सुअर का गोश्त खिला रहा है, शराब पिला रहा है, और ये अल जजीरा की रिपोर्ट्स हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स, वही अखबार, फाइनेंशियल टाइम्स जिसको आप मुझे कोट कर रहे हैं ना, मैं वो आपको वापस कोट कर रहा हूं, इन अखबारात में ये सब है कि चाइना ये कर रहा है। कौन सी वो कोई राजकुमारी है अरब कंट्री की जिसने ट्वीट कर दिया? अमेरिका ने ट्वीट कर दिया, ट्रंप ने ट्वीट कर दिया, या फिर पाकिस्तान ने ट्वीट कर दिया? चाइना 10 लाख लोगों को गायब कर दे, वहां पे मोहम्मद जैसा पाक नाम रखना अलाउड नहीं है, कुरान शरीफ दोबारा लिख रहे हैं चाइना, वो रो रहे हैं साहब कि साहब हमें मार रहे हैं। कोई नहीं, इमरान साहब कहते हैं हमें पता ही नहीं है जी क्या हो रहा है वहां पे, हमें मतलब ही नहीं है इससे क्या हो रहा है वहां पे, चाइना तो यार है अपना। तो साहब ऐसे डबल स्टैंडर्ड नहीं हो सकते। हिंदुस्तान में गलत हुआ है, आप उसको कंडेम करें, आप आवाज उठाएं जरूर, एज अ पाकिस्तानी, एज अ ह्यूमन बीइंग, नॉट जस्ट एज अ मुस्लिम, एज अ ह्यूमन बीइंग आपका हक है कि, और आपका फर्ज भी है, इंडिया में गलत हो, लेकिन वही गलत अगर चाइना में हो उसके खिलाफ भी आवाज उठाएं। ऐसा नहीं हो सकता कि चाइना से क्योंकि पैसा आ रहा है तो आपने बोल दिया कि नहीं साहब पैसा ले लो, और वहां के मुसलमान गड्ढे में जाए तो गड्ढे में जाए, हमें कोई फर्क नहीं। ये जो प्रिंसेस है जो ट्वीट करती है रॉयल फैमिली वाली, इसको बोलिए ना थोड़ा सा कि चाइना के खिलाफ भी बोल दे। उसमें देखे ना, आपने अमेरिका का जिक्र किया, वेस्ट का जिक्र किया, अब आप अपने आप को एक डेमोक्रेसी भी कहते हैं और साथ ये दावा भी करते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं। फिर आप चाइना का एक रजीम वहां पे, जिस तरह की आपको पता है कम्युनिस्ट पार्टी का रूल है, वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, उस तरह के फ्रीडम्स नहीं है। अगर आप उसके साथ कंपीट कर रहे हैं तो फिर तो आने वाले दिनों में मुसलमानों के साथ आप बहुत ज्यादा बुरा करेंगे। नहीं, हम कंपीट बिल्कुल नहीं कर रहे, पर हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जब कोई भी हमारे ऊपर उंगली उठाता है, चाइना डेमोक्रेसी नहीं है, चाइना एक कम्युनिस्ट स्टेट है, पर इंसान तो चीन में भी बसते हैं ना, ह्यूमन राइट्स तो चाइना में भी होनी चाहिए ना। आप ऐसा थोड़ा ना है कि आप कम्युनिस्ट पार्टी के हैं तो आप सबके गर्दनें उतारने में लग जाएंगे। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, आपने पुराने क्वेश्चन में एक पॉइंट इससे रिलेटेड नहीं है पर फिर भी मैं जोड़ देता हूं यहां पे। आपने बोला था कि गाय का गोश्त यहां पे इंडिया में, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ईटिंग ऑफ बीफ इज प्रोहिबिटेड। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता। मैं एज अ हिंदू, आप मटन खाएं, आप फिश खाएं, आप चिकन खाएं, मैं आपके साथ बैठ के खाऊंगा, ठीक है? आप पीते वीते तो नहीं है, वरना बैठ के पी भी लेते हैं। आप रूह अफ़ज़ा पी लीजिएगा, मैं बियर पी लूंगा। लेकिन गाय का जहां तक है, देखिए सबके अपनी फीलिंग्स होती हैं। मेरी फीलिंग्स हो सकता है आपको गलत लग रही हो, आप कहते हैं यार क्या ये अटपटी सी बात है, मुझे आपकी फीलिंग्स अटपटी लग रही हो, लेकिन हम लोग कोएग्जिस्ट तभी कर सकते हैं जब मैं आपके मजहब की इज्जत करूं, आप मेरे मजहब की इज्जत करें, हम दोनों एक दूसरे की इज्जत करें, तो फिर दुनिया आराम से चल सकती है। जैसे इंडिया का वो प्रीचर था ना जाकिर नायक, अभी मलेशिया में बैठा है, वो उसके जैसा मामला नहीं होना चाहिए जाकिर नायक का, वरना मामला फिर खराब हो जाता है। यहां तक कहा गया, यहां तक कोट हुआ कि इस वक्त भारत में मुसलमान से ज्यादा गाय महफूज है। हिंदुस्तान में अगर आप मुसलमान हैं तो कोई पता नहीं कि आने वाले कुछ दिनों में आपको सड़क पे लिंच कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं ये जो सारा सोच पैदा हो रही है, इसके पीछे आप ऑनेस्टली मेजर गौरव आर्या क्या समझता है कि क्या वाई एकदम से एक मॉब उठता है और मुसलमान को लिंच कर देता है, कहता है ये गाय को लेके जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन है, ये क्या है? जी नहीं। क्या लिंचिंग के केसेस हुए हैं इंडिया में? बिल्कुल हुए हैं। क्या मुसलमान लिंच हुए हैं? बिल्कुल हुए हैं। ये इसमें कोई ये नहीं है कि मैं बोलूं कि नहीं साहब ये सब खबर झूठी, ऐसा नहीं है। लेकिन ये सब की गाय ज्यादा महफूज है और ये सब, ये देखिए बॉलीवुड के ड्रामे हैं, ये आप इसको सीरियसली ना लें, ऐसा कहीं नहीं होता दुनिया में, ठीक है? कि मुसलमान महफूज नहीं है, गाय महफूज है। ये लोग जो है ना, ये दिमाग में थोड़ा सा रोमांटिक पोएट्री दिमाग में अपनी, और 4 लाइनें आपने फैज अहमद फैज की सीख ली और आपने बड़बड़ा दी हैं, जेएनयू जो होता है वो सब इनको समझ ही नहीं है, फिर भी बोलते रहते हैं लोग, तो आप इनको सीरियसली ना लें। देखिए लिंचिंग हिंदुओं की भी हुई है, ठीक है, हिंदुओं की भी हुई है और मुस्लिम्स ने करी है इंडिया में, लेकिन वो रोमांटिक चीज नहीं है, उसमें आपको विक्टिम कार्ड नहीं मिलेगा कहीं पे, तो वो मेंशन नहीं करते। मैं आपको नाम दे सकता हूं, अंकित शर्मा इंटेलिजेंस ब्यूरो का इंस्पेक्टर था, उसको घेर के मार दिया, उसको 26 या 28 बार स्टैब वुंड करा, उसकी गर्दन पे छुरा फेरा, उसको मार दिया। एक अंशुल या अंकित सक्सेना था लड़का, उसको मार दिया। तो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ मुसलमान मर रहे हैं। मुसलमान मर रहे हैं, ये आपकी खबर सच है, मुसलमानों की लिंचिंग हुई है, ये खबर सच है, लेकिन हिंदुओं की भी लिंचिंग हुई है, ये बात भी सच है। जब पाकिस्तान में भारत की खुफिया एजेंसी का नेटवर्क एक्सपोज हुआ, कुलभूषण साहब को जब पाकिस्तान ने पकड़ लिया,
तो उसके बाद रॉ ने, कर्नल हबीब थे एक पाकिस्तान आर्मी के रिटायर्ड, उनको नेपाल में बुलाया किसी कंपनी के थ्रू नौकरी देने के लिए, और वहां से उनको अगवा करके भारत ले गए और फिर यूज करना चाहते थे कि खलभूषण की तरह वीडियो इशू करेंगे कि ये कर्नल साहब जो हैं भारत के अंदर खुफिया ऑपरेशन कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान ने पहले ही उसको एक्सपोज कर दिया और खबर लीक कर दी। अच्छा, पहली चीज तो ये कि अगर किसी को ये लगता है कि कमांडर कुलभूषण जाधव पाकिस्तान में टूरिस्ट वीजा लेकर आए थे, नहीं, वो ईरान में थे। ईरानी अथॉरिटीज ने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि ईरान में बिजनेस कर रहा था ये आदमी, नेवी से रिटायर्ड है वो। सब पासपोर्ट उनका फेक था, मुबारक के नाम से था, किसम मुबारक। देखिए मैं आपको बात बताऊं, वो महाराष्ट्र में, मैं छोटी सी ना, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, बड़ा अच्छा लगता है इसको बोलने में अधर जी, कि आप बाकी छोड़ दीजिए, फेक पासपोर्ट था, मुबारक नाम था, XY नाम था, छोड़ दीजिए। मैं आपको छोटी सी बात पूछता हूं, जाधव जो नाम है ना, वो महाराष्ट्रियन नाम है। जाधव जो नाम है वो महाराष्ट्रियन नाम है। कुलभूषण जाधव का एक्सेंट जब वो हिंदी बोलता है तो लगता है महाराष्ट्रियन बोल रहा है। आप एक बात सोचिए, क्या रॉ वाले इतना भी नहीं समझते कि पाकिस्तान के अंदर, जहां पे पाकिस्तान में आपने महाराष्ट्रियन का एक्सेंट सिर्फ बॉलीवुड की पिक्चरों में सुना होगा, आप एक बात बताइए, क्या आपको ऐसा लगता है कि हम लोग अगर कोई रॉ का एजेंट पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने के लिए भेजते, बाय द वे, तो महाराष्ट्रन को भेजते? ये तो नॉर्मल सी कॉमन सेंस की बात है। अगर मैं भेजूं, अगर मैं रॉ में हूं और अगर मैं भेजूं, तो मैं कोई पंजाब से भेजूंगा, वो भी अमृतसर के आगे वाला एरिया, जिसकी जबान, जिसकी बोली पाकिस्तानी से मिलती रहे। मैं उसको 10 चीजें सिखाऊंगा, मैं उसको नमाज पढ़ना सिखाऊंगा, मैं उसको कुरान शरीफ पढ़ना सिखाऊंगा, मैं उसकी ट्रेनिंग कराऊंगा कि वो वहां पे मुस्लिम से मिल जाए और एक थोड़े एक्सपोजर के साथ वो मिल जाए। मैं महाराष्ट्र में थोड़ा कला बोलेंगे सब, तमिलनाडु का बंदा पकड़ के वहां पे, जिसको आती नहीं बोलनी उर्दू, वो तो पकड़ा जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा। इसको किडनैप करा था। दूसरी चीज जो आपने कर्नल साहब के बात करी है, उसके बारे में नहीं पता हमारे यहाँ। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ जो चीजें एक्चुअली इंडिया में, मैं बताता हूँ, थोड़ा सा फर्क है ना, दो फर्क है ISI और रॉ में। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मैं आपको बता दूं। ISI है वो पाकिस्तानी आर्मी चलाती है, उसका जो चीफ है, DG है, वो हर समय एक पाकिस्तानी आर्मी का बंदा रहेगा। वो चाहे फिर वो उसमें आप इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस बोले, यानी कि उसमें नेवी का भी हो, एयरफोर्स का भी हो, बट सच बात तो यह है कि पाकिस्तानी आर्मी का बॉस रहता है। रॉ जो है वो सिविलियन एजेंसी है, उसमें आर्मी वाला जाके डेपुटेशन में वापस आर्मी में जा सकता है, लेकिन बॉस कभी नहीं बन सकता। हमारे यहाँ जो भी पावरफुल इदारे हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो या फिर रॉ, इतना पावरफुल नहीं है, एक्सटर्नल काम है रॉ का, अंदर का कोई काम है नहीं, इट डज नॉट ऑपरेट। तो ISI अंदर भी ऑपरेट करता है पाकिस्तान के, और बाहर भी ऑपरेट करता है। रॉ इंडिया के अंडर ऑपरेट नहीं करता, रॉ के ऑपरेशंस बाहर हैं जो भी हैं। तीसरी चीज है कि कर्नल हबीबुल्लाह की आपने बात करी, देखिए साहब, आपको भी पता है स्कोलोमोपिन होती है, आपने सिरिंज दिया, आदमी सच बोलने लगेगा, ऐसे 1000 केमिकल होते हैं। अगर हमने हबीबुल्लाह को सामने, और दर्द ना इंसान कब तक टॉलरेट करेगा अतर जी, नॉर्मल चीज है। आदमी कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा खूंखार आदमी हो, एक समय पे वो टूटता है, हर एक इंसान टूटता है। अगर कर्नल हबीबुल्लाह को तोड़ना होता और एक्सपोज करना होता, कब का टूट के एक्सपोज हो चुका होता। देखिए, एक कुलभूषण जाधव, और मैं चाहूंगा कि जब आप इसको रिलीज करें पूरी एक चीज समझाने दें, एक कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने सुपरमैन बना दिया। यही था जिसकी वजह से पूरा का पूरा पाकिस्तान में ये हो रहा था और ये हो रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है, आप बताइए। अच्छा, ऐसे होता है। आप बताएं ना मेजर साहब, कितने कुलभूषण जाधव आप लोगों ने भेजे हैं पाकिस्तान में? देखिए साहब, मेरा वही काम है जो आपका है। आप भी मीडिया हाउस के लिए काम करते हैं, मैं भी मीडिया हाउस के लिए काम करता हूं। कितने कुलभूषण जाधव भेजे हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है भेजे भी होंगे, लेकिन पाकिस्तान का यह समझना कि एक बंदा पकड़ लिया और उसको आप ऐसा बता दो कि यही बिल्कुल फील्ड मार्शल है और कमांडर इन चीफ यही है, जो हर एक बंदा अकेला तो कोई भी नहीं कर सकता। भाई आपकी इवन पाक फौज है, जनरल साहब बाजवा साहब आपके चीफ हैं, उनको भी तो कोर कमांडर चाहिए ना। किसी को तो टीम चाहिए होती है, किसी के साथ 100 बंदे होते हैं तब जाके काम होता है। कोई जेम्स बॉन्ड तो नहीं है कुलभूषण जाधव। अगर आप ये कहते हैं, मैं कहता हूं आप लोग कह रहे हैं, सही कह रहे हैं आप, जो भी आप कह रहे हैं ठीक है, वही है वो, फिर ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये एक बंदे को पकड़ा के आपने, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं द फॉल गाय, उसको फॉल गाय बनाया, उसके ऊपर चेप दिया कि भैया तूने ये करा है, तू वो है। वो बेचारा ट्रेडर आदमी है, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का धंधा कर रहा था ईरान में जाके, चाबार पोर्ट में, वहां पे उसको पकड़ लिया, वहां पे रोग एलिमेंट्स ने पकड़ा, यहाँ पे ISI को बेच दिया, उसको ले आई, उसका सर्वर मुड़वा के उसको सामने जैकेट वैकेट पहना के बोल दिया, और दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। पर देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट तक आप गए, हिंदुस्तान इंटरनेशनल कोर्ट तक गया, लेकिन वहां पे भी
पाकिस्तान के मौकिफ की फतह हुई, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मासूम आदमी है, इसको हिंदुस्तान के हवाले कर दें। तो अगर नहीं वो देखिए, नहीं अगर नहीं, अगर आप रूलिंग सिविलियन पढ़े होते तो इंटरनेशनल, उनके हक में फैसला आता। सुनिए, फैसला किसी के भी हक में नहीं आया है अभी। ये पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि हमारा मौकिफ, किसी का भी मौकिफ रखा नहीं गया, ठीक है। एक चीज और कही गई वहां से जो इंडिया अपनी फतेह मानता है, और मैं भी इंडिया की फतेह मानता हूं, कॉन्सुलर एक्सेस 23 टाइम्स या 24 या 25 टाइम्स इंडिया ने रिक्वेस्ट करा था, हमारा शहरी है, हम इसको, जासूस को कौन ऑन करता है? जासूस अगर कोई पाकिस्तानी पकड़ा जाए तो सबसे पहले आप बोलेंगे साहब हम इसको जानते ही नहीं। ये नेचुरल होता है, कोई भी खुफिया एजेंसी का बंदा अगर दुश्मन मुल्क में पकड़ा जाए, कभी एजेंसी नहीं कहती कि हमारा आदमी है। यहाँ पे तो सुषमा स्वराज जी 24 घंटे के अंदर उन्होंने बोला कि एक्स नेवी का बंदा है, हमारा आदमी है ये। अगर हम, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट बंदा आपका पकड़ लिया था कि आपके पास ऑप्शन नहीं थी और कोई। सर इंपॉर्टेंट बंदे दिल्ली में बैठते हैं, वो पाकिस्तान में नहीं है। आप ये समझें, देखिए एजेंसीज कैसे काम करती हैं, जितना थोड़ा बहुत मुझे पता है। ये जो पाकिस्तान के अंदर, अब मैं आपको, अब खुले में अगर बात कर लें तो कर लें, फिर आप एडिट ना करिएगा इसको। देखिए सब, पाकिस्तान में इतना असला है, इतना बारूद है। इंडिया में तो हमने, इंडिया में लोगों की उम्र बीत जाती है, कभी पिस्टल नहीं देखते इंडिया में, क्योंकि इंडिया में वेपन है ही नहीं। मतलब यहाँ पे एक हथियार खरीदना मतलब कि 100 कागज भरना, आदमी कहता है नहीं यार मैं घर में एक लठ रख लूंगा, मैंने हथियार नहीं रखने। पाकिस्तान में इतना हथियार, इतना बारूद, इतना असला अवेलेबल है, इतने बंदे ट्रेंड हैं जिनके घरों में वेपन है पाकिस्तान में, खासतौर से खैबर पख्तूनख्वा एरिया में। आपको क्या लगता है जरूरी है किसी मुल्क को कुलभूषण जाधव जैसे किसी बंदे को भेजना, जिसको आप कह रहे हैं रॉ का एजेंट है, कि तुम जाके क्या, वो क्या करेगा? आपको चेक काटना है, अगर आप चेक काट देते हैं अतर जी, और आप किसी को दे देते हैं, क्रिमिनल एलिमेंट पाकिस्तान में भी होंगे। 100% तो पाकिस्तानी मोहब्बुल वतन नहीं है ना, मैं कह रहा हूं 99% है, 1% तो फिर भी आपको कोई ना कोई मिल जाएगा। भाई मीर जाफर तो हर जगह होता है, इंडिया में भी होगा, पाकिस्तान में भी मीर जाफर होगा, राइट? आप उसको पैसे दे दीजिए, वो आपके लिए दहशतगर्दी कर देगा। आपको क्यों किसी को भेजना है, वो भी नेवी के ऑफिसर को? आप थोड़ा सा अगर इसको लॉजिकली सोचें तो आपको पता लगेगा, उस बेचारे को किडनैप विडनैप कर लिया ईरान से, और उसको यहाँ पे लिया, बोला कि सबके सामने कि साहब ये है और वो है, वो है, उसको उसको पूछ लीजिए, उससे पता लगा लीजिए। मारने की भी जरूरत नहीं है, आप उसको ड्रग्स दे दीजिए, खुद आदमी सच उगल देगा अपने मुंह से। नहीं नहीं, वो तो बता रहे हैं, उन्होंने बहुत सारा सच बोला। आपने जो जिक्र किया कि वहीं पे लोगों को पैसे दे दें, तो वो तो आप दे रहे हैं, जो पाकिस्तानी तालिबान हैं ट्राइबल जी एरिया जो पहले प्रीवियस फाटा, अब तो वो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बन गए, वहां पे आप जी। लोग बताते रहे हैं उनको, पाकिस्तानी तालिबान को आप लोगों ने तो बनाया, रॉ अफगानिस्तान से उनको फंडिंग करती है, फिर बलोचिस्तान में भी आप लोग फंडिंग कर रहे हैं BLA की, और जो दीगर जी तंजीमें हैं। जी, दो बातें कह दूंगा। पहले तो जो कुलभूषण जाधव का वीडियो था, उसमें 152 से ज्यादा एडिट्स थी। जी अतर जी, मैं पता है क्या चाहता हूं, इस्लामाबाद में अल जजीरा भी है, इस्लामाबाद में BBC भी है, बड़े बड़े दुनिया के टॉप मीडिया हाउसेज हैं। मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब, मैं चाहता हूं कि, मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो के, दरखास्त करना चाहता हूं कि सर आप पूरे मीडिया को बुलाएं, दुनिया के मीडिया को, आप एम्बेसीज को बुलाएं, आप इनवाइट करें, बढ़िया एक होटल में इनवाइट करें, और इंडिया का जो भी प्रूफ है, आप यूएन को छोड़ें 2 मिनट के लिए, आप सबको बोलें कि ये लो हमारी तरफ से, सबको एक एक कॉपी दे दें इंडिया का। आप एक्सपोज क्यों नहीं करते इंडिया को? अगर इंडिया ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान, मैं ये कह रहा हूं कुछ तो दें उनको, एक कागज तो दें। हमने जो दिया था 26/11 का, वो तो पाकिस्तानियों ने बोल दिया कि साहब ये तो मनगढ़ंत है, ये झूठी बातें हैं। आपने लिटरेचर दे दी, अजमल कसाब और उसके गैंग के बारे में, पूरा लश्कर तैयबा के बारे में जो हमने दिया था, ऑडियो रिकॉर्डिंग दी थी, एक वो भी रिकॉर्डिंग दी थी जिसमें मुशर्रफ की भी आवाज है, और एक और आपके जनरल साहब की वो जो रिकॉर्डिंग है, वो सब दी थी, वो पाकिस्तान को भी दी थी पूरी। और तब हमने ये बोला कि आप देख लीजिए, पाकिस्तान ने बोला कि ये बकवास है, इंडिया का सब लिटरेचर है, इसको हम नहीं मानते, तो वो ऐसे ही चल रहा है। तो पाकिस्तानियों ने ये नहीं बोल दिया कि कसाब, जबकि जियो न्यूज था आपका, जियो न्यूज वहां पे गया था कैमरा लेके, और जियो न्यूज ने बोला था कि ये कसाब का घर है। तो पाकिस्तान में काफी लोग ये कहते हैं कि साहब ये तो हमारा बंदा है ही नहीं, कसाब तो इंडियन है, वो तो हिंदू था, उसका कुछ और नाम था, उसका नाम चेंज कर दिए, तो अब हामिद मीर साहब को, चलिए कोई बात नहीं, जो भी सच है, मैं कोई आर्ग्यू नहीं करना चाहता इस पे, पर मैं कहता हूं कि आप सब लोगों को बुलाएं ना। अगर इंडिया ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान को भी वो कर दिया, अगर इंडिया ने बलोच को भी पैसा दे दिया, अगर इंडिया ने दहशतगर्दी फैला दी, तो आप कह रहे हैं, जिम्मेदारी के साथ कह रहे होंगे, और आप तो जर्नलिस्ट हैं, आपके पास तो प्रूफ नहीं होगा, लेकिन आपकी जो खुफिया इदारे हैं, ISI या आपका फॉरेन ऑफिस, उसके पास प्रूफ होगा। आप बुलाइए 100 दीगर जर्नलिस्ट को, बुलाइए जो वर्ल्ड के टॉप 100 जर्नलिस्ट हैं, आप वर्ल्ड के सारे एम्बेसीज पाकिस्तान में, सबको बुलाइए और सबको डॉजियर दीजिए, बोलिए हम इंडिया को एक्सपोज कर रहे हैं। क्यों नहीं करते? किस चीज का वेट कर रहे हैं? कि गौरव आर्य वीडियो करेगा, उसमें राय देगा, अपनी तरफ राय सुन के करेंगे, आप करिए ना एक्सपोज। अगर हमारी गलती है तो दुनिया के सामने लाइए।
क्यों नहीं ला रहे? किस चीज का वेट कर रहे हैं ये? वो यकीनन कर रहे होंगे और दिखा भी रहे हैं। इसी तरह यही जो हमारी बहस है ये हमें कश्मीर में ले आती है कि कश्मीर के हवाले से आप पाकिस्तान पे बहुत इल्जाम लगाते रहे, आज तक आप लोग कुछ कुछ प्रूव नहीं कर सके। और जब भी हिंदुस्तान में कोई सियासी क्राइसिस हो, इंटरनल क्राइसिस हो, फौरन आप एलओसी को हॉट कर देते हैं, कश्मीर में कोई ड्रामा करते हैं और सारी अटेंशन डाइवर्ट कर देते हैं पाकिस्तान की तरफ। तो अगेन जो मैंने सारी हमने पहले बात की कि मुसलमानों के जो हालात हैं इस वक्त हिंदुस्तान में, उसका एक नेचुरल रिएक्शन आ रहा है। अब कश्मीर में भी उसका एक नेचुरल रिएक्शन आ रहा है, उसका इल्जाम भी अब आप पाकिस्तान पे लगा रहे हैं और अगेन बातें कर रहे हैं कि हम कोई ये स्ट्राइक कर देंगे, वो कर देंगे। जी अतर जी, सबसे पहले तो ये बहुत, जब भी हम पाकिस्तान से, आपसे नहीं, सबसे जब पाकिस्तान में बात करते हैं ना, ये मुसलमान मुसलमान एक सेंटेंस में 4-5 बार आता है। ये नहीं आना चाहिए, ये गलत बात है। इससे क्या होता है कि कशीदगी बढ़ती है। कैसे बढ़ती है मैं आपको बताता हूं। जब आप कहते हैं ना कि मुसलमानों के खिलाफ, अगर हिंदुस्तान में अगर हिंदू के खिलाफ भी कुछ हो तो आप लोगों को बोलना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि सारे इंसान, क्योंकि आप लोग कहते हैं ना, इस्लाम में बोलते हैं कि ह्यूमैनिटी सबसे बड़ी है। इस्लाम में ये नहीं कहते कि मुसलमान सबसे बड़ा है, कहते हैं ह्यूमैनिटी, इंसानियत सबसे बड़ी है। ये माना जाता है कि पहले इंसान के बच्चे बनो। ये तो कहते हैं ना, पहले इंसान के बच्चे मैं बनो। आपसे एग्री करता हूं, बोलना चाहिए। और हमारे प्राइम मिनिस्टर तो देखें बोलते भी हैं, वो तो इमरान खान साहब ने करतारपुर खोला और माइनॉरिटीज के साथ उनका जो सलूक है वो आपके सामने है। जी, माइनॉरिटीज का ऐसा सलूक है साहब कि पिछले साल 1033 हिंदू लड़कियों का किडनैप हुआ था, कुछ का रेप हुआ, काफी 100% कन्वर्जन हुआ, दे बिकेम मुस्लिम। और उसमें कोई ऐसा नहीं था कि मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़के के साथ शादी कर ली, ऐसा कोई केस नहीं हुआ। 100% केसेस ऐसे हुए कि नाबालिग विच इज जो 18 साल से कम की एज है, अंडर एज, जो कि अंडर एज लड़कियां हैं, 100% आप उसमें नाम देख लीजिए। और ये डॉन न्यूज तो मैं रोज पढ़ता हूं, मेरे पास ऐप भी है डॉन न्यूज का, मैं रोज डॉन न्यूज पढ़ता हूं, तो मेरा जो डेटा है वो पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स का है। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, आपने बोला ना कश्मीर के बारे में हमने कोई प्रूफ नहीं दी। आप सब प्रूफ, मैं अभी आपको 2 मिनट में आप ही मुझे प्रूफ देंगे। और ये बात हमने कल के टीवी प्रोग्राम में भी बोली थी, और मेरी सिंपल सी बात है, ठीक है, वीडियोस हैं यूट्यूब में, आप चाहें तो मैं आपको अभी निकाल के दिखा सकता हूं। अभी मेरे पास फोन है। हाफिज सईद पैसे मांग रहा है जिहाद के लिए। हाफिज सईद लश्कर तैयबा का कमांडर है। ये जो यूनाइटेड नेशंस की आप लोग दुहाई दे रहे थे कि उसकी रिपोर्ट आई है कि यहाँ पे अकलियतों के साथ बुरा हो रहा है, उसी यूनाइटेड नेशंस ने बोला कि हाफिज सईद लश्कर तैयबा का, हाफिज सईद के ऊपर यूनाइटेड नेशंस का वो प्रोस्क्राइब्ड हुई है। यूनाइटेड नेशंस ने बोला है कि ये टेररिस्ट है, यूएन डिक्लेयर करा उसको टेररिस्ट है, राइट। हाफिज सईद, एक बात बताइए, हाफिज सईद कहां रहता है सर? मौलाना मसूद अजहर कहां रहता है? ये लोग रहते कहां पे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि मैं आपकी ये भी बात मानने को तैयार हूं कि कश्मीर में जो हो रहा है इस वक्त, उसमें ऑब्वियसली लोकल कश्मीरीज भी शामिल हैं। हम ये तो नहीं कह रहे कि 100% पाकिस्तानी आके कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें लोकल कश्मीरी भी शामिल है, बिल्कुल है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने पनाह क्यों दी है? आपको बोला था ना, हिलेरी क्लिंटन ने आके बोला था कि डोंट थिंक दैट यू विल हैव स्नेक्स इन योर बैकयार्ड। आप अपने घर के पीछे सांप पालेंगे और फिर आप ये सोचेंगे सांप आपको ना काटें। तो यही लोग हैं, यही मेंटालिटी है जो मसाजिदों में ब्लास्ट होती है, यही लोग करवाते हैं। मेजर साहब, बात यह है कि हम तो हर किसी को पनाह देते हैं। तकरीबन 30-40 लाख अफगान मुहाजिरीन भी पाकिस्तान में, अब जो कश्मीरियों पे जुल्म होगा वो आएंगे। अब हम उनको ये तो नहीं कह सकते कि आप वापस चले जाएं। हम तो अगर हिंदू करेंगे तो हम तो सर देंगे। सर कितने कश्मीरी आए जरा बताएं आप। बहुत ज्यादा कश्मीरी, काफी बड़े कश्मीरी कैंप्स हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज में हैं। लाखों कश्मीरी हैं जो इससे मुतासिर हुए हैं। सर मैं आपको बात बताऊं, आप प्लीज बुरा ना माने, लोगों को बुरा लग जाएगा। 90% ऑफ द पीपल हु कॉल देमसेल्व्स कश्मीरी आर फ्रॉम मीरपुर, दे आर फ्रॉम मुजफ्फराबाद। मैं आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए। तो वो भी तो पंजाबी हिस्सा है ना? नहीं सर नहीं सर। कश्मीरी अतर साहब, कश्मीरी वो है जिसकी जबान कश्मीरी वो है जिसका कल्चर कश्मीरी वो है जिसका खाना कश्मीरी वो है जिसकी बोलचाल कश्मीरी। ऐसा नहीं, कश्मीर में आपके डोगरे भी हैं, आपके बकरवाल भी हैं, ठीक है, आपके पहाड़ी भी हैं। मीरपुर में कश्मीरी नहीं बोलते हैं, आपके मुजफ्फराबाद में कश्मीरी नहीं बोलते। कुछ एरियाज हैं नीलम वैली के आसपास जहां पे थोड़ी बहुत कश्मीरी बोलते हैं, वो भी कश्मीरी, उनकी प्योर कश्मीरी नहीं है। तो ये लोगों को मुझे डिबेट पे ये बोलने लगे थे कि वो नवाज शरीफ कश्मीरी है। और नवाज शरीफ से ज्यादा पंजाबी तो कोई हो ही नहीं सकता। नवाज शरीफ कहां से कश्मीरी हो गया? नहीं, मैं बोलूंगी जी मैं अमेरिकन हूं,
ये तो आपने बहुत एक नई बहस शुरू कर दी कि आपने कहा कि मीरपुर और मुजफ्फराबाद के लोग वो तो बड़े प्राउड कश्मीरी हैं, आप कह रहे हैं कि वो कश्मीरी सर नहीं। सर मैं अपने आप को कल मंगोल बोल लूं, चाइनीज बोल दूं, मैं मंगोलिया चाइनीज थोड़ा ना हो गया। कश्मीरी वो है, कश्मीर एक घाटी है। राइट सर? अथर जी, कश्मीर एक घाटी है, एक वैली है। उस वैली का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में है, ज्यादातर हिस्सा हिंदुस्तान में है। जो उस घाटी, कश्मीर घाटी में लोग रहते हैं, उनको कश्मीरी कहते हैं। ऋषि कश्यप के नाम से कश्मीर बना है। ऋषि कश्यप के नाम से कश्मीर बना है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द कश्मीर वैली। अच्छा नहीं, पर ये फिर आप हिंदुस्तान ये दावा क्यों करता है कि जो आजाद कश्मीर है वो भी हमारे कश्मीर का हिस्सा है, हम उसको भी वापस लेंगे? एक तरफ आप कहते हैं ये कश्मीरी नहीं है, दूसरा आप कहते हैं कि ये इन लोगों को, इस हिस्से को हम वापस लेना चाहते हैं। हम हिस्से को वापस लेना चाहते हैं। उसका नाम, मैं तो आपको ज्योग्राफिकल लोकेशन नाम बता रहा हूं। जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिसको आप लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं, शामिल गिलगिट बाल्टिस्तान, ये जो पूरा एरिया है, ये भारत का एरिया है। जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था 26-27 अक्टूबर 1947 को, जब महाराजा कश्मीर ने साइन करा था, उसी वक्त काफी यहां से ट्राइबल एरिया से आपके लोग आए थे यहां पे अटैक करने के लिए। कुछ कुछ उसमें पाकिस्तानी आर्मी के लोग भी शामिल थे, उनको लीडरशिप देने के लिए। उसमें आपके बहुत बड़े क्रिकेटर बूम बूम अफरीदी के दादा जान भी थे उसमें, जो कि खुद बोल चुके हैं वो कि मैं, मेरे जो दादा थे वो, उन्होंने इंटरव्यू में बोला है, उसमें है यूट्यूब में, आप देख सकते हैं कि मेरे, उन्होंने जिहाद लड़ा था। तो अफरीदी खुद कह रहा है, तो झूठ तो नहीं बोल रहा होगा, मैं मानता हूं। तो शाहिद अफरीदी ने बोला था कि उसके दादा ने जाके कश्मीर में 47-48 में जिहाद लड़ा था। दैट इज व्हाट शाहिद अफरीदी सेड ऑन रिकॉर्ड। यूट्यूब में वीडियो आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे कबायली आए थे, तो महाराजा डर गया। पहले महाराजा चाह रहा था कि इंडिपेंडेंट हो जाऊं ना, इंडिया के साथ रहूं ना पाकिस्तान के साथ। जब पाकिस्तानी कबायली घुस गए, तो फिर इसने इंडिया से हेल्प मांगी। इंडिया ने बोला साहब हम ऐसे क्यों हेल्प करें, अगर तुम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो खुद लड़ो यार, अगर तुम इंडिया में मिलना चाहते हो तब हम हेल्प करेंगे। तो जब उसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करा, और वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन सेम था जो 550-600 और जो इंडिया में किंगडम्स थे, राइट, जिसमें आप लोग जूनागढ़ की बड़ी बात करते हैं, जिसमें आप हैदराबाद की बड़ी बात करते हैं, सबका एक ही फॉर्मेट था वो। बस उसमें नाम और किंगडम का नाम और राज्य का नाम और डेट वेट बदली थी, बाकी सब सेम फॉर्मेट था। उसने साइन करा। 1 सिख रेजिमेंट और 4 कुमाऊं रेजिमेंट वो लैंड करे श्रीनगर एयरपोर्ट में, और वहां से लड़ाई शुरू हुई। धक्का देते गए 1948 में सीज फायर हुआ। जो सीज फायर जहां पे रुका उसको सीज फायर लाइन कहने लगे, और शिमला मुआहदे के बाद 1972 में उसका नाम लाइन ऑफ कंट्रोल रख दिया। वो लाइन ऑफ कंट्रोल आज आप और हम उसके बारे में बातचीत करते हैं कि वहां पे ये कशीदगी है, ये लड़ाई चल रही है, ये बात है। मकबूजा कश्मीर जहां पे आप लोग काबिज हैं, वहां पे जो इस वक्त सारी सूरत हाल है, कुछ आर्मी ऑफिसर्स भी वहां पे, उनकी हलाकतें भी हुई, इनकाउंटर्स वगैरह हुए। यहाँ पे 1989 सब जब पहला अफगान जिहाद खत्म हुआ था, जब रशियन फोर्सेस वापस चली गई थी अफगानिस्तान से, तो जो आपने बोला ना कि आपने 30-40 लाख अफगानियों को पेशावर के आगे पनाह दे रखी है, वहां पे रेफ्यूजी कैंप्स हैं, राइट? ऑल ओवर जियाउल, पाकिस्तान में रह, पूरे पाकिस्तान में रहते हैं वो। वो अब बने हैं, शुरू शुरू में पेशावर के आगे बने थे वो, इनिशियली जब हुआ था ना, क्योंकि उनके लिए ड्यूरन लाइन पार करे, यहीं पे वापस आ गए, सेम कल्चर सेम एवरीथिंग। वो पठान वहां पे भी है, वहां पे भी है, तो पहले वहीं पे थे। वहीं से निकाल के जब मैं भी लाइन ऑफ कंट्रोल पे था, तो वहां पे पठान आते थे पाकिस्तान से और एक्शन करने के लिए यहाँ पे कश्मीर के अंदर। अब हुआ ये है कि ये सिलसिला वहां पे 30 साल से चल रहा है, राइट? आप देखेंगे कि 1989 के पहले, आप पता नहीं फिल्मों का शौक रखते हैं कि नहीं, लेकिन काफी मेरे पाकिस्तानी दोस्त हैं जो इंडियन फिल्मों का बड़ा शौक रखते हैं। ये कश्मीर की कली और वो डल लेक पे डांस हो रहा है और पूरे कश्मीर के ऊपर कहानियां बन रही, सुंदर तो जगह है ही वो। तो वहां पे पहले फिल्में बनती थी, वहां पे कोई ऐसे नहीं कि पत्थरबाजी हो रही है, एनकाउंटर हो रहे हैं, टेररिस्ट आ रहे हैं, ये सब ऐसा कुछ नहीं था। ये हुआ है 1989 के बाद, आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज है कि वो जो आखिरी चीज मैं बता दूं, हमारा टाइम भी शायद खत्म हो रहा है। आखिरी चीज जो है, मैं आपको लॉजिक के साथ चलूंगा, लेट्स बी लॉजिकल। ये लोकल कश्मीरी जो टेररिज्म है ना, ये लोकल पैदा नहीं हुई है। उसका रीजन है, यहाँ पे ग्रुप कौन कौन से हैं, आप खुद ग्रुप से पूछिए। आप इंटरनेट पे जाइए, मेरी बात पे आप भरोसा ना करिए, आप इंटरनेट पे जाइए और देखिए, इसमें किसी भी एक ग्रुप में, ठीक है, किसी भी एक ग्रुप में कश्मीर का नाम नहीं है, किसी भी एक ग्रुप में। ये सब पैन इस्लामिक ग्रुप हैं, सब पैन अरबिक ग्रुप्स हैं। आप देखिए, हरकतुल अंसार, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, अल्लाह टाइगर्स, ये जितनी भी फोर्सेस है, दुख्तरान मिल्लत, इट्स नॉट अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बट इट्स वेरी क्लोज टू अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, मिलिटेंट लेडीज का है दुख्तरान मिल्लत। इसमें से कौन सा नाम कश्मीरी है? ये इस्लामिक स्टेट का झंडा क्यों लेकर चलते हैं, आईसिस का झंडा क्यों लेकर, इनके जितने भी वीडियोस ये लोग
डालते हैं सोशल मीडिया पे, ये सारे के सारे ग्रुप इस्लामिक स्टेट का झंडा क्यों डालते हैं? इनके जो लेटेस्ट जो हैं बड़े बड़े जो इनके सो कॉल्ड बड़े जो तीरंदाज हैं, ये अपने जो उनके कमांडर हैं, जो टेररिस्ट कमांडर्स हैं, वो ये क्यों कहते हैं कि हमारा काम है यहाँ पे गजवाल हिंद के लिए आए हैं हम लोग, और हम लोग यहाँ पे इस्लामिक स्टेट आजादी वाजादी के हम लड़ने के लिए नहीं आए, कश्मीर की आजादी। इनके वीडियोस हैं, मैं आपको भेज दूंगा, आप देखेंगे इनके वीडियोस, और आप चेक करवा लें कि मैं आपको जेन्युइन वीडियो भेज रहा हूँ या झूठे वीडियो भेज रहा हूँ, अच्छा, आपको पता लग जाएगा। तो बात ये ना कि जब आप मुसलमानों को टारगेट करेंगे तो ऑब्वियसली फिर वो एक तरह से रिलीजियस वॉर बन जाती है, जो दीगर मुसलमान हैं वो उनकी हेल्प के लिए आएंगे, तो फिर इस तरह की चीजें तो सामने आएंगी। एक बात बताइए साहब, 5 लाख कश्मीरी पंडितों को मार के निकाल दिया कश्मीर से। 5 लाख कश्मीरी पंडितों को 19 जनवरी 1990 को मार के निकाल दिया। एक कश्मीरी पंडित का नाम लीजिए जिसने AK-47 उठाई हो। एक के कश्मीरी पंडित को बताइए जिसने बोला हो कि मैं अपनी बहन, अपनी मां के रेप का, अपने बाप के कत्ल का बदला लेने के लिए मैं मुसलमानों को मारूंगा। एक का नाम बता दीजिए। अतर साहब, मैं आपके वीडियो में आके सारे पाकिस्तानियों से माफी मांगूंगा अगर आपने एक कश्मीरी पंडित का नाम बता दिया। 5 लाख गायब कर दिए रातों रात, 5 लाख, और एक ने हथियार नहीं उठाया। तो जहनियत है अपनी कि मुझे क्या करना है, मुझे अपना फ्यूचर कैसे बनाना है, क्या मुझे मारकाट करनी है या मुझे जमीन से। लंदन में है कश्मीरी पंडित जिनका घर था, एंड दे वर द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल इन कश्मीर। सारे डॉक्टर्स, लॉयर्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन कश्मीरी पंडित थे। रेफ्यूजी कैंप्स में आ गए ओवरनाइट, करोड़पति आदमी जिसका सेब का धंधा, ड्राई फ्रूट्स का धंधा, कारपेट का धंधा, हैंडीक्राफ्ट्स का धंधा, एक्सपोर्ट, ट्यूलिप्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं साहब यूरोप। वो बंदा सड़क पे आ गया, खाने के लाले पड़ गए, फिर से उठ गए वहां से। वो तो देखिए मिलिट्री ऑपरेशन की वजह से वहां से गए ना। कश्मीरी मुजाहिदीन या कश्मीरी लोकल जो पॉपुलेशन है वो तो उनके खिलाफ नहीं है। ये तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो इंडियन आर्मी थी उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं को मारा तो कश्मीरी हिंदू भाग गए, मुसलमानों को कुछ नहीं करा इसलिए मुसलमान नहीं भागे। इंडियन आर्मी ने वहां पे माहौल ऐसा बना दिया कि वहां पे हालात कशीदा हो गए। जब पाकिस्तान कश्मीर की बात करता है तो वो सब कश्मीरियों की बात करता है, चाहे कश्मीरी पंडित हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, हम सब कश्मीरियों की आजादी करते हैं। सर 2 बातें हैं अतर जी। जब आपका नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है तो आप सिर्फ मुसलमानों की ही बात करेंगे, आपका नाम ही इस्लामिक है ना। यू आर एन इस्लामिक कंट्री, यू आर नॉट अ सेकुलर कंट्री। दूसरी चीज, एंड द मुसलमान हैं हम सब। फिर तो सर वैसे तो चाइना भी ह्यूमन बीइंग है, उसने 10 लाख मुसलमान जेल में डाल रखे हैं सिर्फ इस जुर्म के कि वो मुसलमान घर में पैदा हुआ बच्चा, वो 3-3 साल के बच्चों को जेल में डाल रखा है। इंसान तो चाइनीज नहीं है। फिर दूसरी चीज, रलिव गलिव चलिव, ये 3 वर्ड्स हैं जो पाकिस्तानियों को जानने चाहिए, कश्मीरी के वर्ड्स हैं। रलिव गलिव चलिव। रलिव गलिव चलिव का ये मतलब है कि या तो तुम भाग जाओ, या तुम कन्वर्ट हो जाओ, या तुम मारे जाओ। ये अल्टीमेटम मस्जिदों से दिया था कश्मीरी हिंदुओं को, खासतौर से कश्मीरी पंडितों को। कश्मीरी पंडित वहां से भागे थे क्योंकि वहां पे मैं आपको नाम भी दे सकता हूं, सरला टिक्कू या ऐसा कुछ नाम था, एक वकील साहब भी थे। ये सारा का सारा इंटरनेट पे है, कश्मीरी पंडित्स पर आप अभी जाके जो भी देख रहे हैं पाकिस्तानी भाई बहन, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा गूगल में जाके आप खुद चेक करें, मेरी बात पे विश्वास ना करें, आप खुद जाके चेक करें कितने लोग वहां पे मारे गए। इतना दहशत का माहौल, लाउड स्पीकरों से मॉस्क के कि इनको काफिर हैं, इनको मारो, ये सब भागे वहां से। वहां पे आर्मी थोड़ी ना थी वहां पे। मैं आपको एक और सच बता दूं, आपको ये बात नहीं पता होगी, आर्मी कश्मीर में थी नहीं, आर्मी तो लाइन ऑफ कंट्रोल में थी। कश्मीर में तो पिक्चरों की शूटिंग होती थी, टीवी सीरियल्स की शूटिंग होती थी, बॉलीवुड की फिल्म, वो कश्मीर की गली, शम्मी कपूर नाच रहा है और वो क्या नाम है, शर्मिला टैगोर डांस कर रही है वहां पे डल झील के ऊपर। वहां पे तो ये होता था। जब यहाँ पे टेररिज्म फैली तो इंडियन आर्मी तो थी नहीं वहां पे। जो आप कह रहे हैं इंडियन आर्मी तो बाद में आई वहां पे। इंडियन आर्मी केम मच, देयर वाज नो इंडियन आर्मी देयर। बादामी बाग कैंट, जो बीबी कैंट है, मेन 15 कोर का जो हेडक्वार्टर है, वहां पे तो बहुत छोटा सा स्टाफ हुआ करता था, एक अस्पताल हुआ करता था, बस दैट्स ऑल। वहां पे फैमिलीज रहती थी। ये तो बाद में राष्ट्रीय राइफल्स रेज हुई, बाद में फौज आई वहां पे कुछ नहीं था पहले। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया मेजर साहब। थैंक यू अदर जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।